हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु श्रीवास्तव और मैं आपको सीए वर्चुअल हब के प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज बच्चों हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जरा हम बात करते हैं कि हम इसे पढ़ने कैसे वाले हैं। देखिए, अगर आप अपना फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो वो दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। पहला जो है बच्चों, फर्स्ट यूनिट जो है बच्चों आपका वो है इंट्रोडक्शन, और दूसरा यूनिट जो है बच्चों वो है आपका बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो पहला लेक्चर बच्चों आएगा इंट्रोडक्शन के ऊपर, दूसरा लेक्चर जो आएगा बच्चों वो आएगा बेसिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, और तीसरा लेक्चर जो सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर आएगा बच्चों, सेपरेट लेक्चर आएगा बच्चों एमसीक्यू के ऊपर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इसे कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इसे कवर करेंगे, और थर्ड लेक्चर में बच्चों हम स्पेसिफिकली एमसीक्यू पे काम करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका इकोनॉमिक्स में थोड़ा बेस बना दूं, जरा आपको पता चल जाए कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। अब नॉर्मली जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटा इकोनॉमिक्स क्या है, मैंने पूछा बताओ इकोनॉमिक्स क्या है, तो बच्चे जो हैं आंसर देते हैं, सुंदर सुंदर से आंसर। सर इकोनॉमिक्स, इस पर तो कभी विचार किया नहीं। तो कोई कहता है सर इकोनॉमिक्स, सर पैसे से रिलेटेड कुछ, सर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ, मतलब किसी के पास सटीक आंसर नहीं है। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ना पैसा कमाना नहीं सिखाता। कई लोग इस मिथ में रहते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी कि पैसा। नहीं, पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे हुनर, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट भी उपलब्ध होते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आप खुद ब खुद इकोनॉमिक्स का मतलब समझेंगे। देखिए, जैसे मानिए दो लोग हैं, एक है मिस्टर राम और एक है मिस्टर लक्ष्मण। ठीक है, ये दोनों लोगों को इनके पिताजी हजार हजार रुपए का इनको पॉकेट मनी देते हैं। मिस्टर राम को भी 1000, मिस्टर लक्ष्मण को भी 1000। ठीक है, अब राम जो हैं ये बिल्कुल राम जी की तरह है। ठीक है, ये बड़े ही समझदार व्यक्ति हैं और ये अपने पूरे महीने का जो खर्च है, मर्यादा पुरुष होने के कारण ये अपने पूरे महीने का जो खर्च है वो 900 रुपए में निकालते हैं और 100 रुपए बचाते हैं। लेकिन मिस्टर लक्ष्मण हमारी तरह है। ठीक है, जैसे अगर आप हॉस्टल में कभी रहोगे या रहे होगे तो हॉस्टल में क्या होता है बच्चों, हर बच्चे का ना मंथ एंड से 5 दिन पहले पैसा खत्म हो जाता है। हाँ, कुछ समझदार बच्चे होते हैं जो अच्छे सेवर होते हैं, पर ऑल्दो मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं पर मैं भी पैसे बहुत उड़ा देता था फालतू के। ठीक है, लेकिन अब मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे। आपके पिताजी आप जितना पैसा मांगोगे आपको दे देंगे, पर मेरे पिताजी का स्वभाव कुछ अलग था। मैं कहता था पापा वो पैसा जो है खत्म हो गया है, तो पापा कहते थे क्या, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, हेलो, चलो लो 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 मम्मी से बात करो। तो ऐसा नहीं था कि वो मुझे पैसा नहीं देना चाहते थे, मेन कंसर्न उनका यही होता था कि मैं थोड़ी इकोनॉमिक्स सीखूं। अब क्या है इकोनॉमिक्स, देखिए लक्ष्मण ने क्या किया, पूरे महीने का 1000 रुपया खत्म कर दिया, बचे इनके पास 0। 5 दिन अभी भी बचा हुआ है, अब गुजारा करे तो करे कैसे। तो किसी समझदार मित्र से इन्होंने 100 रुपए का लिया उधार। तो बच्चों यहां देख पा रहे हो ये चले गए हैं -100 में। ठीक है, अगला महीना फिर आया। जब अगला महीना फिर आया बच्चों, तो अगले महीने के अंदर क्या होता है, मैं जरा कलर बदल लेता हूं ताकि आपको ज्यादा विजिबिलिटी आए। व्हाइट पे मुझे लगता है थोड़ी आपको कम विजिबिलिटी आ रही है। अगले महीने फिर बच्चों क्या होता है, 1000 रुपए की इनको भी पॉकेट मनी और 1000 रुपए की इनको भी पॉकेट मनी आ जाती है। बड़ी अच्छी बात है। अब क्या होता है, इनके पास तो देखो पिछले महीने का 100 रुपए बचा हुआ है, तो भाई इनके पास टोटल कितने हो गए, 1100। लेकिन इनको जो 1000 आया है पहले तो इनको 100 रुपए लौटाने पड़ेंगे, तो इनके पास बचा कितना बच्चों, 900। अब देखिए इनका खर्च तो 900 रुपए के ही बराबर है, तो ये इस महीने भी कितना खर्च करेंगे, 900, और कितना बचा लेंगे, 200।
पर इनका खर्च तो भैया 1100 के बराबर है, तो पिछले महीने इनको 100 रुपए उधार लेना पड़ा था, इस महीने इनको 200 रुपए उधार लेना पड़ेगा। तो ये चलेगा किसमें बच्चों, -200 में। अब आप देख पा रहे हैं कि जो इनको रुपए मिले थे, जो इनको पैसे मिले थे, रुपए मिले थे, जो भी आप बोलिए, वो बराबर मिले थे, दोनों को 1,000 मिले थे कि नहीं। लेकिन सेम पैसों का इस्तेमाल करके मिस्टर राम सेविंग में जा रहे हैं, मिस्टर लक्ष्मण डिस सेविंग में जा रहे हैं। मिस्टर लक्ष्मण किस में जा रहे हैं बच्चों, डिस सेविंग में जा रहे हैं, यानी कि इनकी लाइबिलिटी बढ़ते चली जा रही है। सेम पैसों का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति किस में गया, सेविंग्स में, तो जो सेव करेगा वो इन्वेस्ट करेगा, और सेम पैसे का इस्तेमाल करके बच्चों एक व्यक्ति कर्जदार बन रहा है, लाइबिलिटी में जा रहा है। तो क्या बताइए, ज्यादा पैसा कमाने वाला ही ज्यादा रिच बनेगा, ये जरूरी है क्या? इसका जवाब है नहीं। अमीर तो भाई वो बनेगा जिसके पास है बच्चों, जिसके पास है बच्चों मैनेजमेंट स्किल, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। जी हां, इकोनॉमिक्स पैसा कमाना नहीं सिखाता, इकोनॉमिक्स पैसा बचाना भी नहीं सिखाता। इकोनॉमिक्स सिखाता है कि पैसे का मैनेजमेंट किया कैसे जाता है। जो इस पैसे के मैनेजमेंट को सीख गया वो निश्चित तौर पे अमीर बनेगा। तो यहां पर जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं रिसोर्स, तो इस संसार में मौजूद हर एक चीज अपने आप में रिसोर्स है बच्चों, तो पैसा भी तो रिसोर्स हुआ। अच्छा जरा सोच के देखिए, आप कहोगे सर जो हमारे घर में पड़ा कूड़ा होता है वो किस बात का रिसोर्स, कूड़ा तो हम फेंक देते हैं। मेरे दोस्त कभी कूड़े वाले से पूछना, उसका घर उसी कूड़े से चलता है। तो जो चीज आपके लिए काम की नहीं है ना, उस कूड़े वाले के लिए बहुत काम की है, तो रिसोर्स कैसे नहीं हुआ? तो इस संसार में मौजूद हर एक चीज अपने आप में रिसोर्स है। ये बॉटल मेरे हाथ में है, ये भी रिसोर्स है। यहां पर एक फोन रखा हुआ है बच्चों, ये भी रिसोर्स है। मैं इस लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, ये भी रिसोर्स है। जिस स्क्रीन से पढ़ा रहा हूं ये भी रिसोर्स है। इस संसार में मौजूद हर एक चीज काम की है, और काम की है तो रिसोर्स है। तो इकोनॉमिक्स सिखाता है कि जो भी रिसोर्स आपके लिए जरूरी है उसका सही मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन रिसोर्स कौन सा होता है बच्चों? टाइम। तो जो टाइम मैनेजमेंट सीख लेता है, हम सभी का लाइफस्टाइल अलग अलग हो सकता है बच्चों, पर ये 24 घंटे तो सबको बराबर के ही मिले हैं ना। विजेता वही है, जीतेगा वही बच्चों जो उस 24 घंटे का क्या करेगा, सही इस्तेमाल। क्योंकि देखिए आप कहिए कि आपकी मजबूरियां हैं, तो आपकी मजबूरियों से वो 24 घंटा 30 घंटा तो नहीं हो जाएगा ना। उसी में कोई व्यक्ति 24 घंटे का इस्तेमाल करके कहां से कहां पहुंच जा रहा है, और कई लोग 24 घंटे में पूरा दिन रील चला करके समय बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ये जो पूरा गेम है बच्चों वो किस चीज का है? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। तो आज के बाद कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या है, कोई बोलेगा ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है, कोई कुछ कहेगा अलग अलग चीज, आप कहना कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक कहावत है बच्चों, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। अब यहां पर अच्छा पुत्र इंक्लूड्स पुत्री ऑल्सो, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ पुत्रों की बात हो रही है। यानी अगर बेटा योग्य होगा तो ऑल्दो उसको पिता ने बहुत कम दिया है, पर वो फिर भी एक बड़ा इमारत बना सकता है, एक बड़ी संस्था बना सकता है, और उस धन को ना जाने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन वही पुत्र यदि कुपुत्र निकल जाए, अच्छा बेटा ना निकले, तो वो पिता की दी हुई अरबों रुपए की संपत्ति को भी क्या करेगा, शून्य कर देगा, जीरो कर देगा। तो हमें ये बात समझ में आती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा कितना है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पैसे का बेस्ट मैनेजमेंट कर पाते हो कि नहीं। उसी बेस्ट मैनेजमेंट को सिखाता है बच्चों हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इसका नाम है बच्चों इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर एक मुद्दा होता है सर कि इकोनॉमिक्स आया कहां से, तो लोग फटाफट आंसर देते हैं एडम स्मिथ। नाम आ जाता है किसका भैया, एडम स्मिथ। मेरे दोस्त देखो,
बिल्कुल ये सही बात है कि एडम स्मिथ साहब जो हैं ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। लेकिन ये पॉपुलर हुए बच्चों 1776 के आसपास, यानी 18th सेंचुरी अराउंड। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, एक किताब लिख दी इन्होंने, जिसके बाद दुनिया के सामने ये आ गए। तो देखिए, इकोनॉमिक्स रिसोर्स मैनेजमेंट पे बेस्ड है, ठीक, इकोनॉमिक्स गिव एंड टेक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जिस दिन से इस दुनिया का, इस संसार का निर्माण हुआ है, तब से बच्चों इकोनॉमिक्स पढ़ी जा रही है। तो सवाल उठता है सर फिर 18th सेंचुरी कैसे? देखिए, पहला ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सही तरीके से एक सब्जेक्ट की तरह रखने वाले व्यक्ति एडम स्मिथ थे। समझ आ रही है बात? लोग अलग अलग, अब जैसे आप चाणक्य साहब का नाम सुनिए, अर्थशास्त्र बताते हैं वो, अर्थ का मतलब होता है पैसा, शास्त्र का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो चाणक्य साहब ने तो बहुत पहले दे दिया था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट के तौर पे दुनिया के सामने ले करके आए थे एडम स्मिथ। इसीलिए एडम स्मिथ साहब कहलाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन भाई इसके पहले बहुत एक से एक लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पे बात की। अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में भी आपको बताता। लेकिन हाँ, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप निश्चित बोलना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, एडम स्मिथ साहब को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो ये है, पर ध्यान रखना ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स को लेकर के हमारे सामने आए थे। इनके पहले भी बहुत लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पे अलग अलग बातें की थी, लेकिन हाँ, अगर मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें और एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह बात करें तो सबसे पहले हमारे भैया एडम स्मिथ साहब ही लेकर के आए थे। लेकिन देखो, एडम स्मिथ साहब जो थे ना, बड़े दुख की बात है लेकिन ये सत्य है, एडम स्मिथ साहब अर्थशास्त्री ही नहीं थे, इकोनॉमिस्ट थे ही नहीं। एडम स्मिथ साहब जो थे वो एक पॉलिटिशियन थे, वो एक फिलोसोफर थे। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स हमारे सामने रखी ना, उसका जो मैक्सिमम कनेक्शन था वो पॉलिटिक्स के साथ था, कि कैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इवन आप कौटिल्य साहब यानी कि चाणक्य साहब की किताब पढ़िएगा अर्थशास्त्र, तो उसमें भी आपको पॉलिटिकल कनेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स के साथ। लेकिन आज के समय में इकोनॉमिक्स काफी इवॉल्व हो चुका है, बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन आ चुका है, तो आज इसके पढ़ने का तौर तरीका और नजरिया थोड़ा क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। आगे बात समझ में? इससे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल। तो हमने क्या सीखा कि सर इकोनॉमिक्स सिखाता है आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? रिसोर्सेज। और ये मैनेजमेंट, अब मुद्दा उठता है कि सर ये मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? मेरा पैसा है, जलाऊंगा, मेरी गाड़ी है, जलाऊंगा, मेरा घर है, बेच दूंगा, ऐश करूंगा, पार्टी करूंगा, भाई ये जरूरी क्यों है? देखो, रिसोर्सेज की क्या समस्या है ना बच्चों, ये जो रिसोर्सेज हैं, बचपन से आपने पढ़ा भी होगा, ये होते हैं लिमिटेड। ठीक, हर रिसोर्स अपने आप में क्या है? लिमिटेड। ठीक, बट आपके जो वांट्स हैं ये हैं अनलिमिटेड। ठीक, अब दिक्कत ये है कि रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्स चाहिए। समझ रहे हो कितना खतरनाक बात है? मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो चीज लिमिटेड है वही चाहिए मुझे अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। तो बेटा एक बात बताओ, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए और वांट्स अनलिमिटेड हो गए, तो ये बताओ स्केरसिटी का जन्म हो गया कि नहीं? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जैसे मान लीजिए आपका आया जन्मदिन और आपने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे एक स्कूटी दिला दीजिए, तो पिताजी ने बोला ठीक है जी दिला देंगे। तो पिताजी ने बजट बनाया किसी तरह से, 90,000 से 1 लाख रुपए का बजट बनाया, और आप
जब सुबह सुबह की बात हुई तो आप कहते हो पिताजी स्कूटी रहने दो, बाइक दिला दो। तो पिताजी ने बोला तेरी इच्छा है भाई, तू बाइक ले ले। तो जैसे ही आप शोरूम में पहुंचते हो तो आप स्कूटी की तरफ ना जा करके बाइक की तरफ जाते हो, और जो बाइक आप पसंद कर रहे हो उसकी कीमत है 2 लाख रुपए। और आपने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी ये वाली बाइक पसंद है। पिताजी ने मुस्कुराते हुए बोला बेटा 90,000 से 1 लाख बजट है, अब तू चाहे स्कूटी ले ले चाहे तू बाइक ले ले, ये तेरी मर्जी है, इधर क्यों जा रहा है। अब देखो बच्चों, तुम्हारी इच्छा तो 2 लाख के बाइक की है ना, लेकिन क्या ले पाओगे। और ऐसा थोड़ी है कि पिताजी दिलाना नहीं चाहते, अगर उनके पास 2 लाख होते तो वो निश्चित दिला देते। तो पिताजी दिलाना तो चाहते हैं लेकिन आप फिर भी नहीं लेंगे। तो आप भी कहोगे दिल पे पत्थर रह के नहीं पिताजी कोई बात नहीं, आप हमें स्कूटी ही दिला दीजिए। अब देखो ये बात पता चलती है कि नहीं कि रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड हो गए कि नहीं। आपको 2 लाख चाहिए था पर अपने पास कितना था, मैक्सिमम 1 लाख। पर वांट्स आपके ज्यादा थे, आपकी जो इच्छा थी वो तो 2 लाख वाली बाइक की थी। इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आया कि नहीं। तो देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे, वांट्स अनलिमिटेड हो जाती है। तो ये बताओ स्केरसिटी का जन्म हुआ कि नहीं, स्केरसिटी का जन्म हुआ कि नहीं। आपको चाहिए था 2 लाख वाला पर आपके पास है 90,000, तो स्केरसिटी का जन्म हुआ कि नहीं, कमी पैदा हो गई कि नहीं। अब देखिए जब भी स्केरसिटी का जन्म होता है तो ऑटोमेटिकली चॉइस का जन्म हो जाता है। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम्हें इसमें से कुछ चूज थोड़ी करना पड़ता, जिस वस्तु पे तुम हाथ रख देते वो वस्तु तुम्हारी हो जाती। पर अब मजबूरन बच्चों तुम्हें चूज करना पड़ गया। क्यों चूज करना पड़ गया, क्योंकि सर स्केरसिटी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, स्केरसिटी आ गई है जिसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है चॉइस। और जब भी बच्चों चॉइस आता है तो जन्म होता है बच्चों स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस का। आप शोरूम से मुस्कुराते हुए निकले, दुखी होकर नहीं निकले। बोले कोई बात नहीं आज पैसा कम है तो पहली प्रायोरिटी चलो मैं स्कूटी को ही दे देता हूं। कल को लेकिन जब मेरे पास पैसा आएगा तो लौट के आऊंगा और दूसरी प्रायोरिटी किसको दूंगा, बाइक। कल को मेरे पास जब और पैसा आएगा तो मैं तीसरी प्रायोरिटी किसको दूंगा, कार को। कल को मेरे पास जब और पैसा आएगा तो मैं चौथी प्रायोरिटी किसे दूंगा, हेलीकॉप्टर। तो ये बताइए ये आप अलग अलग प्रेफरेंसेस बना रहे हैं कि नहीं। तो आइए इनके बीच का कनेक्शन दोबारा सीखते हैं। सर देखो रिसोर्सेस थे लिमिटेड, वांट्स थे हमारे अनलिमिटेड। तो भाई लेकिन हाँ अपने को जितना भी रिसोर्स है उसमें तो बेस्ट डिसीजन लेना है ना। तो हमने डिसीजन लिया कि सर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो स्केरसिटी का जन्म हो गया। तो चलो तत्काल वो चूज कर लेते हैं, फिलहाल वो चूज कर लेते हैं जो मेरे बजट में है। तो मैंने स्केल ऑफ प्रेफरेंस बनाया और सबसे पहला प्रायोरिटी स्कूटी को दे दिया और बोला फिर कमाऊंगा, रिसोर्सेज मेरे बढ़ेंगे तो मैं आऊंगा और भी वस्तुएं खरीद करके ले जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों कंक्लूजन तो यही निकल रहा है कि आप अल्टीमेटली रिसोर्स का मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो। चाहे आप स्केरसिटी की बात करो, चाहे आप चॉइस की बात करो, आप रिसोर्स की बात करो, वांट्स की बात करो, स्केल ऑफ प्रेफरेंस की बात करो, पर कंक्लूजन तो बच्चे यही निकल रहा है कि आप मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो। तो फिर बताओ कंक्लूजन निकल के आता है कि नहीं कि इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो आई होप आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। ऑल्दो इसमें बात करने को बहुत कुछ है, तो वो भी हम जब लाइव क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम और भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन तत्काल आपको आधार समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में क्या है। अब आइए हम बात करते हैं आपका स्टडी मटेरियल क्या बोलता है इस चीज को। अच्छा देखो पढ़ने के तरीके में अपने को क्या करना है, समझना सब कुछ है, अच्छे से समझना है, लेकिन स्टडी मटेरियल को नेग्लेक्ट नहीं करना है बच्चों। स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। अब तुम कहोगे सर अगर समझ में आ ही गया तो अलग से फिर स्टडी मटेरियल क्यों पढ़ना है। बेटा देखो सीए फाउंडेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के बाहर से नहीं आता है।
इंटर फाइनल का मुझे नहीं पता, पर सीए फाउंडेशन के अंदर स्टडी मटेरियल से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो आप कहोगे सर तो फिर हम स्टडी मटेरियल के ही नोट्स पढ़ते, नहीं, स्टडी मटेरियल की जो लिखी हुई लाइन होती है ना, वही लाइन कई बार उठा करके एमसीक्यू बन जाती है। जब हम तीसरे लेक्चर के अंदर एमसीक्यू करेंगे तो मैं आपको यह बात भी रियलाइज कराऊंगा। तो मॉड्यूल के बच्चों एक शब्द भी हमें नहीं छोड़ने हैं। नहीं तो ऐसे तो देखो पढ़ाना बड़ा आसान है, घर से नोट्स बना के लाइए पढ़ दीजिए। नहीं, जो मेरे नोट्स भी होंगे बच्चों वो 100% मॉड्यूल ही होते हैं। आप मेरे साथ जब पढ़ोगे तो आपका साथ के साथ स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट हो रहा होगा, तो हम समझेंगे, पूरे स्टडी मटेरियल को साथ के साथ पढ़ेंगे। हाँ, मेरे नोट्स थोड़े रंग बिरंगे होंगे, थोड़े क्रिएटिव होंगे, पर होते वही है बच्चों। हाँ, कहीं कहीं पर जहां मुझे लगता है मेरे क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, वहां मैं अपनी तरफ से चीजें ऐड कर देता हूं या माइनस कर देता हूं। तो आइए जरा देखते हैं मॉड्यूल क्या कहता है। देखो भाई, मॉड्यूल का कहना है कि टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। अब कायदे से देखो, अगर ओइकोनोमिया हम बोले तो इको ना दो चीजों से बनता है, ओइकोस, नोमिकोस। कुछ कुछ बुक में आपको नोमोस भी लिखा होगा, तो नोमोस और मोमोस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नोमिकोस, नोमोस, या कुछ कुछ किताबों में नीमेन भी लिखा होता है। तो ओइकोस का मतलब होता है बच्चों हाउस होल्ड, और इन तीनों का मतलब होता है मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। लेकिन बच्चों मॉड्यूल ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है। मॉड्यूल सिंपली ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स अपना ओरिजिन ओइकोनोमिया से लाया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। तो हमें भी चुपचाप से यही मानना है बच्चों, जो मॉड्यूल कहे वही सत्य है। समझ आ गई बात? क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। ऑल्दो बहुत सारी बुक्स में ये पढ़ाया जाता है, हो सकता है आपने 11th 12th में ये पढ़ा हो, लेकिन आपको दिल पे नहीं लेना है भाई, ईगो पे नहीं लेना है। ईगो से बड़ा इको है, समझिए, ईगो से बड़ा इको है। नॉलेज जिंदगी भर, नंबर जीवन में एक ही बार आते हैं, और अल्टीमेटली आप जज किए जाओगे नॉलेज के आधार पे नहीं, मार्क्स के आधार पे। तो पहले अपन वो काम करेंगे जिससे अपने को मार्क्स आए, ज्ञानी हम बनते रहेंगे। और तुमको ज्ञानी तो बना ही दिया, मैं साथ के साथ बताते भी जाऊंगा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बोलना इकोनोमिया ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। ये मैंने आपको बताया ही कि पहले के टाइम में जितने भी अर्थशास्त्री आए, चाहे आप एडम स्मिथ को देख लीजिए, चाहे आप चाणक्य साहब को देख लीजिए, इन लोगों ने इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ाया। यानी पहले के समय में लोग पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को लगभग लगभग एक जैसा ही मानते थे। इसीलिए बच्चों 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे। तो अगर दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल बनता है 19th सेंचुरी तक किस नाम से, तो भैया पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से। फिर क्या हुआ, 1776 में एक मॉडर्न अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था एडम स्मिथ। इन्होंने दिया वेल्थ ऑफ नेशन बुक। इस बुक का पूरा नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम शॉर्ट में बच्चों वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनकी किताब को बोला गया इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप ये वाली स्लाइड आपकी क्लियर है। चलिए, ये हमने अभी अभी पढ़ा कि सर दो फंडामेंटल फैक्ट कौन से हैं। ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। ध्यान रखिएगा, वांट्स को इकोनॉमिक्स के भाषा में एंड्स भी कहते हैं, और रिसोर्सेस को, द मीन्स, रिसोर्सेस को बच्चों हम मीन्स भी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, मैनेजमेंट बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। आप ऐसे बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है मैनेजमेंट बिटवीन मीन्स यानी कि रिसोर्स एंड एंड्स यानी कि अनलिमिटेड वांट्स। तो मीन्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, रिसोर्सेज। एंड्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। अच्छा, आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है आ रहे हो कि तो सर फिर नीड क्या है, डिजायर्स क्या है ना।
वांट इनसे कैसे जुड़ा है। तो जब हम ये डिमांड चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम इन चीजों पे डिटेल में बात करेंगे कि मीन्स क्या है, एंड्स क्या है, ये किस तरह से डिजायर से कनेक्टेड है, कैसे नीड से कनेक्टेड है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। चलिए, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट आपका क्या कहता है हम उसे एक बार पढ़ लेते हैं। इंस्टीट्यूट कहता है कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल इनेबल अस टू डेवलप एन analytical approach that help us in understanding and analyzing wide range of economic issues। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हमारे पास आ रही है तो अल्टीमेटली वो भी किससे सॉल्व होगी, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट से। इट वुड प्रोवाइड अस विद नंबर ऑफ मॉडल एंड फ्रेमवर्क। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे सामने ये अलग अलग तरह की परिस्थिति, अलग अलग तरह की सिचुएशंस, अलग अलग तरह के तरीके रख देता है और हम उसमें से आसानी से चुन पाते हैं कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेहतर है। द टूल ऑफ इकोनॉमिक्स असिस्ट इन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जितने भी हमारे सामने विकल्प होते हैं उसमें से कौन सा विकल्प हमें चूज करना है हमें मालूम चलता है इकोनॉमिक्स की सहायता से। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। चाहे आप कितने भी सक्षम क्यों ना हो जाएं, आप सभी प्रॉब्लम को अप्रोप्रिएटली तो टैकल नहीं कर सकते, बट विदाउट डाउट इट वुड इनेबल a student to examine a problem in a right perspective and would help in discovering suitable measure to deal with the same। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, मतलब मॉड्यूल में दिया हुआ है, इट इनेबल अ स्टूडेंट टू एग्जामिन प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। आगे बात समझ में। चलिए, अब हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो है तो बड़ा आसान पर कंफ्यूज बहुत करता है। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर एक ब्रांच होता है। इकोनॉमिक्स बहुत वाइड है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर एक ब्रांच होता है जिस ब्रांच को बच्चों अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स यानी बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड इकोनॉमिक्स। क्या होता है एप्लीकेशन बेस्ड, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। इसी अप्लाइड इकोनॉमिक्स को बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसी अप्लाइड इकोनॉमिक्स को बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी आपका जो सिलेबस है सीए फाउंडेशन का बच्चों, वो इकोनॉमिक्स नहीं है आपका सिलेबस, आपका सिलेबस है बच्चों बिजनेस इको। अब सवाल उठता है कि फर्क क्या है, तो फर्क समझने से पहले यह समझ लेना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक, अब हम समझते हैं कि फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। देखिए, इंस्टीट्यूट का कहना यह है, या फिर इंस्टीट्यूट का जो इंटेंशन है वो ये है, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि बच्चे जब चीजों को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम आएगी वो तो थ्योरेटिकली सॉल्व नहीं होगी। रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए रियल लाइफ के सॉल्यूशन जानने पड़ेंगे। तो जो इंस्टीट्यूट है उसका इंटेंशन ये है कि जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ें तो इसको पढ़ने का जो अप्रोच है, इसको पढ़ने का जो इंटेंशन है, उसको प्रैक्टिकल रखें। उसको क्या रखें? प्रैक्टिकल रखें। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सिलेबस पूरा का पूरा बिजनेस ही को है। नहीं मेरे दोस्त, अंदर का कंटेंट पढ़ोगे तो जनरल इकोनॉमिक्स ही है। इंस्टीट्यूट बस चाहता है बच्चों कि तुम जो इकोनॉमिक्स पढ़ो, इसको पढ़ने का इंटेंशन क्या रखो बच्चों? प्रैक्टिकल। इसीलिए आपके सिलेबस का नाम है, आपके जो सब्जेक्ट का नाम है वो इकोनॉमिक्स ना लिख करके बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाता है। दिक्कत क्या होती है बच्चों कि जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं और जब आप इसी थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाते हैं तो भाई इसके बीच में आपको एक बड़ा गैप दिखाई देता है, एक बड़ा डिफरेंस नजर आता है कि यार जैसे हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था एग्जैक्टली वैसा तो ये नहीं है, अब करे क्या? तो भाई बिजनेस इको क्या करता है, इसी थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में ना एक ब्रिज बना देता है, एक पुल बना देता है।
और बोलता है कि थ्योरी से इस पुल की सहायता से चढ़ करके प्रैक्टिकल पे पहुंचो। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? बिजनेस इको। आपके मॉड्यूल में भी एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप आ रहा है उस पे ये ब्रिज बनाने का काम करता है। तो देखो अब आप इस गैप को फुलफिल कर सकते हो कि नहीं? इस ब्रिज की मदद से आराम से थ्योरी से निकलो और इस ब्रिज पे चढ़ के कहां पहुंच जाओ? प्रैक्टिकल पे। यानी हम इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, इट फुलफिल्स द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। लेकिन इंस्टीट्यूट बोलता है, इस शब्द का इस्तेमाल करता है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे आधारित है। क्योंकि जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी सर, वो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा देखो, तुम्हारे में से बहुत सारे लोगों के पिताजी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी ही नहीं, पर बड़े जबरदस्त व्यापारी हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है। आप जब सीए बनोगे बच्चों, तो सब लोग इसी स्टेज से तो जाओगे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। लेकिन किसी किसी की तनख्वाह करोड़ों हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक प्रैक्टिकल हुनर है, वो रियल लाइफ की समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ो, पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सीखो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम एक इको का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, लॉ ऑफ डिमांड ने हमें यह सिखाया कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़े तो उसकी डिमांड कम होती है, और किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। यानी बढ़ी हुई कीमतों पे हम कम खरीदते हैं और कम कीमतों पे हम ज्यादा खरीदते हैं। आपने इस थ्योरेटिकल क्लास को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ठीक, आपके घर में शादी पड़ी है, आप हैं लड़की के भाई। तो भाई जब घर में शादी होती है ना, तो सबसे बड़ा जो मजदूर होता है ना, वो लड़की का भाई होता है। अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। जो सबसे बेचारा तनाव में होता है और जो सबसे ज्यादा काम करता है बेचारा, वो होता है लड़की का भाई। वो बेचारा काम करके परेशान है। अब आपके घर में शादी है और आप लड़की के भाई हैं, तो अब आपको ये बोला गया कि देखो, बाराती का कहना है कि भाई आलू दम बनना चाहिए। यदि बारात में आलू दम नहीं हुआ, शादी के खाने में आलू दम नहीं हुआ, तो शादी नहीं होगी भाई। तो आपके पिताजी ने बोला कि जाओ पता करो आलू क्या भाव है। तो आप चले गए बाजार में, तो आपने पता किया तो आलू था 20 रुपए केजी। तो पिताजी ने आपको ये बोला कि 50 केजी आलू कल जाकर के ले आना। ठीक है, तो जब आप कल को पहुंचे बाजार में, तो ये आलू 20 रुपए केजी ना होकर के कितने रुपए केजी था? 40 रुपए केजी। अब आपने इकोनॉमिक्स को थ्योरेटिकली कुछ ज्यादा ही दिल पे लगा के पढ़ लिया है। अब आपने कहा यार कल तक 20 रुपए था, आज 40 रुपए हो गया। आपने पूछा क्या बात है, 40 क्यों हो गया? तो बोले भाई रेट है, बढ़ गया, हम क्या कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? बोला कि नहीं, मैंने ना लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, कीमत बढ़ती है तो हम डिमांड को कम कर देते हैं। तो भाई क्योंकि कीमत ना 20 रुपए से बढ़ के 40 रुपए हो गई है, तो मैं 50 रुपए आलू ना लेकर 50 किलो आलू ना लेकर के 25 किलो आलू ही ले जाऊंगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही करने को कहता है। अब आप क्या हुआ, 25 किलो आलू आप लेके आए, आपने हलवाई को दिया और उसने 25 किलो आलू का आलू दम बना दिया। अभी आधे बारातियों ने ही आलू दम खाया था, तब तक आलू दम खत्म। अब ये बताओ, जब ये बात तुम्हारे पिताजी को पता चलेगी तो अब किसका दम निकलेगा? अब आप कहते हो पिताजी से, पिताजी वो महंगा हो गया। तो क्या भाई क्या बात कर रहा है, तो महंगा हो गया तो खिलाएंगे नहीं क्या बाराती को? तूने पूछा क्यों नहीं? कर नहीं पापा, वो तो मुझे सिखाया था कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। अब देखिए, ऑल्दो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, लेकिन आपके जीवन में जो समस्या आई है लॉ ऑफ डिमांड से थोड़ी सॉल्व होगी, वो प्रैक्टिकल नेचर की समस्या है भाई। तो देखो एक गैप दिखाई देता है कि नहीं थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में।
तो जब आप व्यापार में एक्चुअली में उतरोगे तो जो प्रॉब्लम आएगी वो लॉ ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, इनकम इफेक्ट की प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की प्रॉब्लम थोड़ी आएगी। अरे प्रॉब्लम तो रियल लाइफ की आएगी, जो आपको रियल लाइफ के तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए आपको इकोनॉमिक्स ना पढ़ा के बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। आपको इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच पढ़ाया जाता है, वो सेगमेंट पढ़ाया जाता है जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसीलिए ऑल्दो थ्योरी सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हमारा इसे पढ़ने का जो अप्रोच होता है वो क्या रखना है बच्चों, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब जैसे देखिए हम एक मैकडॉनल्ड की स्टोरी की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स बहुत पुरानी कंपनी है और आज भी देखिए इतनी पॉपुलर है। तो इसके सामने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई होगी, जिस तरह से इन्होंने प्रैक्टिकली इसको सॉल्व किया होगा। तो ये एग्जांपल आपको बिजनेस इको को और भी समझने में मदद करेगा। देखिए दो लोग थे, मैक एंड डिक मैकडॉनल्ड स्टार्टेड द फास्ट फूड स्टैंड 1940 में शुरू किया, ठीक है। पर 8 साल तक इन लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया। तो इन्होंने क्या किया, दे गॉट रीड ऑफ कैरॉप्स एंड इंडोर सिटिंग। कैरॉप्स बच्चों वेटर वगैरह को बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, वेटर्स हटा दिए अपने यहां से कि नहीं भाई हमें कोई वेटर्स नहीं चाहिए, ठीक है। इंडोर सिटिंग यानी अंदर बैठ के जो खाने की जगह थी वो भी हटा दी। लेकिन पुराने कल्चर में क्या था बच्चों, यही चीज होती थी कि वेटर होते थे, लोग बैठते थे फिर खाना खाते थे। तो ये बड़ी नई चीज थी जो इन्होंने की कि लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, जी रेस्टोरेंट तो है पर बैठने की जगह नहीं है, जी रेस्टोरेंट तो है पर वेटर नहीं है, आप खुद आइए। सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट इन्हीं का इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सेल्फ सर्विस। फास्ट फूड वर्ड को भी पॉपुलर करने वाले यही लोग हैं। फिर क्या होता है बच्चों, रिप्लेसिंग देम विद अ सिस्टम वेयर कस्टमर वुड ऑर्डर डायरेक्टली थ्रू ऑर्डर सर्विस विंडो। भाई एक खिड़की बना दी गई, एक विंडो बना दी गई, इधर आकर के आप अपना खाना खुद ऑर्डर कीजिए, हम आपके पास नहीं आएंगे आपसे ऑर्डर लेने। बाई कॉन्सेंट्रेटिंग देयर एफर्ट ऑन कीपिंग कॉस्ट डाउन। अब देखो क्या हुआ, अब इनको वेटर नहीं रखने पड़ रहे हैं, इंडोर सीटिंग की व्यवस्था नहीं करनी पड़ रही है, तो बहुत बड़ी जगह नहीं लेनी पड़ रही है, तो इनका कॉस्ट बहुत कम हो गया कि नहीं। तो जब कॉस्ट कम हो गया तो ये जो फूड है उसको सस्ता बेच पाएंगे। द ब्रदर कुड मेंटेन लो प्राइसेस फॉर कंसिस्टेंटली गुड प्रोडक्ट। इन्होंने बाजार में ना एक जबरदस्त चीज एनालाइज की। जैसे तुम लोग खुद ही बताओ बच्चों, जब तुम किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हो और जब तुम ऑर्डर दे देते हो और ऑर्डर दिए हुए बहुत ज्यादा लेट हो जाता है तो दिमाग खराब होने लगता है कि नहीं। तो इन्होंने इस बात को समझा कि भाई जो भूखा आदमी है ना वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, तो इनको क्या करना था ना, वेटिंग टाइम को इन्होंने बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। जैसे आप आज भी मैकडी में जाए तो आपको 5 से 10 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, कई बार तो इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर आपको आपकी वस्तु मिल जाती है। तो इन्होंने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट किया। अब जब लोगों को यह रियलाइज हुआ कि जाते ही मिल जा रहा है, तो किसी को परवाह नहीं थी कि वेटर है कि नहीं, किसी को परवाह नहीं थी कि भाई हमारे को कोई सीटिंग है कि नहीं, लोग ले रहे थे हाथ में, कहीं भी कोई भी खड़े होकर के खा ले रहा था। सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। होल कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन स्पीड। इससे क्या हुआ, खाना बनने की स्पीड भी बढ़ गई, लोअर प्राइसेस और ज्यादा मात्रा में ये वस्तुओं को बेचने लग गए। अब ये बताओ बच्चों, उसके बाद जो बिजनेस सक्सेस हुआ, आज तक कोई मैकडॉनल्ड्स को टक्कर नहीं दे पा रहा है बच्चों। लेकिन इसमें से एक भी प्रॉब्लम तुमने डायरेक्टली डिमांड चैप्टर में पढ़ी क्या, तुमने डायरेक्टली कॉस्ट चैप्टर में पढ़ी, डायरेक्टली प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ी? नहीं। तो ये सब रियल लाइफ की प्रॉब्लम है जिन्हें हमें रियल लाइफ के तौर तरीकों से सॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए आपका जो सिलेबस है दोस्तों वो इको नहीं है, बिजनेस इको है। आप इसे पढ़ने का अप्रोच यदि प्रैक्टिकल रखेंगे तो जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो वहां भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट थ्योरेटिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या निकला बच्चों, देखो क्या लिखा। अब देखो ये हिंदी की कहानी है और कुछ नहीं। बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। तो फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल का गैप भर गया। इसको बच्चों हम मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं
और बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था बच्चों? जॉल्टीन। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया बच्चों? मिस्टर जॉल्टीन। तो एग्जाम में क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा कि बिजनेस को देने वाला व्यक्ति कौन है? जॉल्टीन। अब देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स से हमें मदद मिलती है बच्चों डिसीजन लेने में। तो डिसीजन, क्योंकि आप रियल लाइफ में तो डिसीजन लोगे, आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आएगी और उनके आधार पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। आपके सामने 5 अलग अलग रास्ते हैं, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि किस रास्ते पे मैं चलूं जो रास्ता मेरे लिए बेस्ट होगा। दैट विल प्रोवाइड most efficient means of attaining desired end from the more alternative course of action। तो आप बिजनेस इको का इस्तेमाल कीजिए और पता कीजिए। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स फिजिबल ऑल्टरनेटिव। फिजिबल मतलब जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, बेस्ट से मतलब है जो भी आपको सुटेबल है आपके लिए। रैशनल जजमेंट, रैशनल जजमेंट यानी कि करेक्ट फैसले, सही फैसले आप ले सके ऑन इंफॉर्मेशन चॉइस ऑफ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव विच द डिसीजन मेकर फाइंड द मोस्ट सुटेबल। तो ये बताओ, ये दोनों तुम प्रैक्टिकली करोगे ना, थ्योरेटिकली कैसे करोगे, है ना, कि कौन सी चीज चुननी है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो कंसर्न है बच्चों, while business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomic analysis also has got an important role to play। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने से पहले हम जरा फर्क समझते हैं बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है। वैसे तो देखो कोई फर्क नहीं है। मैक्रो है बच्चों, वो माइक्रो का ही सम टोटल होता है। बहुत सारे माइक्रो फैक्टर से मैक्रो बनता है। बल्कि पुराने टाइम में तो बच्चों जब इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी तो माइक्रो मैक्रो जैसा कुछ था ही नहीं। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स होती थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर रैगनर फ्रिंच। इन्होंने माइक्रो मैक्रो टर्म को पहली बार कॉइन किया था, पहली बार कॉइन किया था, दुनिया के सामने लेके आए थे। लेकिन तुम गूगल करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा कीन्स। देखो यार, अक्सर कॉन्सेप्ट उसी के साथ जुड़ जाता है जो उसे पॉपुलर करता है। ठीक है, अक्सर कॉन्सेप्ट उसी के साथ जुड़ जाता है जो उसे पॉपुलर करता है। जैसे देखिए, अब क्या बोलते हैं, सिस्टम वर्ड है ना, बहुत चला लड़कों के बीच में सिस्टम। ठीक है, जिसको देखो सिस्टम, सिस्टम वर्ड तो पहले से था, पर पॉपुलर करने वाला व्यक्ति जो एलविश यादव है वो कितना पॉपुलर हो गया उसी शब्द की वजह से। गाना भी आ गया सिस्टम पे, सिस्टम पता नहीं सिस्टम, सिस्टम वर्ड को एक अलग मतलब मिल गया। तो जो भाई जिस शब्द को पॉपुलर करेगा वो उसी का हो जाता है। तो नो डाउट रैगनर साहब माइक्रो मैक्रो के कॉन्सेप्ट को पॉइंट तो करते हैं, पर उसको पॉपुलर कौन करते हैं? हमारे कीन्स साहब। ठीक है, इसीलिए कीन्स का बहुत महान कंट्रीब्यूशन है बच्चों मैक्रो में। अब देखो माइक्रो, अच्छा यहां जो हम माइक्रो मैक्रो पढ़ रहे हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो ये बात करता है बच्चों इंडिविजुअल बिजनेसेस की, पर मैक्रो बात करता है पूरी इकोनॉमी की, इकोनॉमी एज अ होल। जैसे देखो, तुम यार व्यापारी हो, ठीक, अब क्योंकि तुम व्यापारी हो, तुम बिजनेसमैन हो, तो तुमको सिर्फ एक ही चीज से प्यार है जिसे बोलते हैं प्रॉफिट। ऐसा क्या करूं कि मुनाफा आए, ऐसा क्या करूं कि पैसा कमाऊं। इंसानियत एक तरफ होती है बच्चों और प्रॉफिट एक तरफ होता है। जैसे आप सोच करके देखिए, आपने क्या किया, एक एरिया में 5 रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे, तो आपने वहां पर अपना रेस्टोरेंट ले लिया, ABC बर्गर्स, और 5 लोग ऑलरेडी बर्गर बेच रहे थे। ठीक है, आप लेके आए ABC बर्गर्स और इतनी जबरदस्त सेवाएं दी बच्चों आपने कि इन 5 की दुकान बंद हो गई। जी, इतनी जबरदस्त सेवा दी आपने कि आपने इन 5 की दुकान ही बंद करवा दी।
अब अगर तुम इसको इकोनॉमी के नजरिए से देखो तो भाई 5 लोगों का तुम रोजगार खा गए। इन 5 लोगों क्या 3-3 स्टाफ थे, 15 लोगों की और नौकरी खा गए। ये जो टैक्स भरते थे वो टैक्स खा गए अकेले। और ये तुम्हारी तरफ आशा की किरण लिए देखते हैं कि यार प्लीज ऐसा मत करो, थोड़ा साथ मिल करके चलो कि हमारी भी दुकान चले। क्या आप उनके हिसाब से चलोगे? या उनको जो नुकसान हुआ वो आपने जाके उनकी दुकान थोड़ी जलाई। आपने काम इतना अच्छा किया कि सारे कस्टमर आपके बन गए, तो आपने डायरेक्टली इनको थोड़ी कुछ किया है। इनमें योग्यता होती तो ये 5 मिलके आपको बाजार से बाहर कर देते, पर आपने अकेले इन 5 को बाजार से बाहर कर दिया। तो ये बताइए, आप यहां पर अपने व्यापार को लेके चलेंगे या पूरी इकोनॉमी लेकर के चलेंगे? क्या पूरी इकोनॉमी को रोजगार देना आपकी जिम्मेदारी है? क्या पूरी इकोनॉमी का टैक्स भरना आपकी जिम्मेदारी है? क्या इकोनॉमी के महंगाई के पीछे आपका हाथ है? क्या देश की गरीबी के पीछे आपका हाथ है? अरे आपका तो सिंपल सा एक मतलब है कि मेरा बिजनेस है और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बिजनेस भाई प्रॉफिट में जाए। क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके व्यापार के प्रॉफिट में चले जाने से दूसरे लोगों को नुकसान हो जा रहा है? तो भाई इसमें आपकी क्या गलती है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बच्चों कंसर्न होता है अपने अपने इंडिविजुअल बिजनेस से भैया, अपने अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस से। और यदि सारे इंडिविजुअल बिजनेसेस सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इकोनॉमी तो अपने आप पटरी पे आ जाएगी। तो इसीलिए बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो मेन टारगेट होता है वो होता है माइक्रो। इसका जो मेन फोकस होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है बच्चों। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मैक्रो को पूरी तरह से ही इग्नोर कर देंगे। नो डाउट आपका मेन फोकस माइक्रो तो होता है, पर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आना आपके भी तो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी में बदलाव लाना आपकी भी तो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। सरकार के लाए गए द्वारा बजट को आप भी तो उससे प्रभावित हो सकते हैं। एक देश का दूसरे देश से वॉर डिक्लेयर हो जाए तो आपका भी तो बिजनेस प्रभावित हो सकता है। तो नो डाउट आप पूरी तरीके से हैवीली माइक्रो इकोनॉमिक्स पे रिलाय कीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भरोसा कीजिए, पर इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह ही इग्नोर कर देंगे। तो बात समझ में आ गई? मोस्टली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे रिलाय करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह इग्नोर कर देंगे, हम उसे भी साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन हाँ, आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर माइक्रो देन मैक्रो। है तो दोनों ही, पर इसका ज्यादा फोकस किधर है बच्चों? माइक्रो की तरफ। तो क्या मैक्रो को एकदम ही इग्नोर कर दिया जाए? नहीं, उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। अब आइए हिंदी की कहानी पढ़ के देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन इन एन इकोनॉमी। पर पूरी इकोनॉमी का ठेका तुमने थोड़ी ले रखा है, पूरी इकोनॉमी की जिम्मेदारी तुमने थोड़ी ले रखी है। तुम तो व्यापारी आदमी हो, लगे पड़े हो कि कैसे तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट आए, which will immensely influence the individual firm performance as well as decision। लेकिन अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आती है तो इंडिविजुअल फर्म्स भी तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। बिजनेस फर्म नीड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट इन विच दे हैव टू फंक्शन। फॉर एग्जांपल, नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, interest rate will be useful for the business economics in framing suitable policy. Moreover, the long run trend in business world are determined by the prevailing macroeconomic factor। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी लेके चलना पड़ेगा, पर आपका जो मेन कंसर्न होता है बच्चों वो क्या रहता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। The economic world is extremely complex and there is lot of interdependence among decision and activities of economic entities। भाई एक बिजनेस दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक पॉलिसी दूसरे से कनेक्टेड है,
तो हर व्यापार दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। तो इकोनॉमिक थ्योरी जो हम पढ़ते हैं ये हाइपोथेटिकल होती है और सिंपल होती है ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। हाइपोथेटिकल यानी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करे। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, इन्हीं चीजों को पढ़ाता है हमें। यूजुअली देयर इज गैप बिटवीन द प्रोपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड हैपनिंग्स इन द रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड विच द मैनेजर मेक डिसीजन। अब जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो तो थ्योरी है, लेकिन जो हम डिसीजन लेंगे वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में होगा। अब मैनेजर साहब के सामने ये समस्या है कि यार पढ़ के तो थ्योरी आया था लेकिन प्रॉब्लम तो प्रैक्टिकल लाइफ की आ गई। तो भाई उस थ्योरी का प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाता है और हम सही डिसीजन ले पाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इनेबल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आइए यहां पर ये 8 मुख्य चीजें हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक पे बेस्ड है, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। ये एक आर्ट है, ये थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस का इस्तेमाल करता है। प्रैग्मेटिक यानी कि ये प्रैक्टिकल इन अप्रोच है। एक से ज्यादा डिसिप्लिन का इस्तेमाल करता है बच्चों, इसीलिए इंटरडिसिप्लिन है। और ये नॉर्मेटिव है। तो आइए एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। देखो हर वो चीज साइंस होती है जिसमें कॉज हो और साथ के साथ उसका क्या हो, इफेक्ट हो, जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो, जो लॉजिक पे बेस्ड हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो किसी सब्जेक्ट को साइंस बना देते हैं। तो ये बताओ क्या इकोनॉमिक्स में कॉज एंड इफेक्ट नहीं दिखता है? प्राइस का बढ़ना कॉज है तो डिमांड का घट जाना इफेक्ट है कि नहीं? तो देखो साइंस वाला फीचर दिखता है कि नहीं? अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ता है बच्चों ह्यूमन बिहेवियर को, इकोनॉमिक्स सिखाता है बच्चों रिसोर्स मैनेजमेंट को। तो ये बताओ बिना एक्सपेरिमेंट के ही हो जाएगा क्या? या फिर हम बहुत सारे अभी पढ़ा हमने कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसमें से एक एक्सपेरिमेंट को चूज करते हैं। तो ये बताओ एक्सपेरिमेंट भी दिखाई देता है कि नहीं? लॉजिक तो ऑब्वियसली दिखाई देता है कि नहीं? तो साइंस के ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, साइंस में मौजूद ऐसे बहुत सारे गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलता है। इस वजह से हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या है बच्चों? साइंस है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमने समझ लिया। बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट द टूल्स ऑफ डिसीजन साइंस। और देखो ये सब साइंस के ही तो सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। तो ये उन सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर रहा है। इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड इंपिरिकली टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। इंपिरिकल टेस्ट बोलते हैं बच्चों टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक सही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसी टेस्ट को क्या बोला जाता है? इंपिरिकल टेस्ट। साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों हमें इकोनॉमिक्स में भी तो देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिक्स भी तो साइंस हुआ बच्चों। फिर देखिए बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, बस हम फटाफट इसकी थ्योरी देख लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली, अगर मैं मान लो इस लार्जली वर्ड को यहां से काट दूं तब तो आंसर बनता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इको। तो मैक्रो का तो सवाल ही खत्म हो गया। लेकिन लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड लार्जली, यानी ज्यादा किस पे निर्भर करता है? माइक्रो पे। थोड़ा बहुत मैक्रो पे भी निर्भर करता है, मैक्रो पे भी डिपेंड करता है। A business manager is usually concerned about achievement of predetermined objective of his organization. Entire economy की बात नहीं हो रही है। तो जैसे ही his organization बोला बच्चों तो इंडिविजुअल की एंट्री हो गई कि नहीं? तो जैसे ही इंडिविजुअल की एंट्री हुई बच्चों तो माइक्रो की एंट्री हो गई कि नहीं? मैं व्यापारी हूं तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा ना कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को आगे ले जाऊं, पूरे संसार जमाने में क्या हो रहा है मैं उसमें क्या कर सकता हूं, ठीक है, कैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाऊं। तो सिंस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न मोर विद द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ऑफ
इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट इट रिलाइज हेविली ऑन द टेक्निक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यानी ये ज्यादा किस पे निर्भर करेगा बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब ये एक डिफरेंस है बच्चों आपके लिए। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। मैक्रो की बात करें तो इन कॉन्ट्रास्ट इट इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेनन रेदर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट। लेकिन अगर आप इन्हीं इंडिविजुअल पार्ट्स को जोड़ दे तो माइक्रो मैक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। मैक्रो अलग से कुछ नहीं होता बच्चों। इट एग्जामिन हाउ द इंडिविजुअल यूनिट कंज्यूमर फर्म मेक डिसीजन। Macroeconomics we study the behavior of large economic aggregates such as overall level of output, पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये सब किसमें फॉल कर जाता है बच्चों? मैक्रो में। लेकिन अभी अभी तो हमने पढ़ा कि माइक्रो पे रिलाय तो करता है, तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है? नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी टेक्निक्स को साथ लेकर के चलना पड़ता है। अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है आइसोलेटेड। एक सिंगल यूनिट बन के काम नहीं कर सकता है कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर डिसीजन पे फोकस कर दूं, मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर डिसीजन पे फोकस कर दूं। ये आइसोलेट होके नहीं रह सकता है। बिजनेस करने वाले लोग जानते हैं कि उनको कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्राइसेस का ध्यान रखना पड़ता है, कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, कंज्यूमर्स का ध्यान रखना पड़ता है, एरिया के एमसीडी का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी सरकार है उसका ध्यान रखना पड़ता है, पुलिस का ध्यान रखना पड़ता है, और भी बहुत। जो बिजनेस करता है वो बेचारा इस कष्ट को समझ रहा होगा। तो कोई भी बिजनेस जो मैन जो है वो वैक्यूम में काम नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ प्राइस पे काम कर लूं, मैं सिर्फ डिमांड पे काम कर लूं, मैं सिर्फ इस रणनीति पे काम कर लूं। बहुत सारी बातें लेके चलनी पड़ती है भाई। तो माइक्रो के साथ साथ मैक्रो भी तो लेके चलना पड़ेगा। इट इज अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? विचार अनकंट्रोलेबल, जो मेरे बिजनेस के बाहर हो रही है पर मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। अब मैं अपनी चीजों को तो सुधार लूं क्योंकि वो मेरे हाथ में है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन जो बाहर हो रहा है वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं उससे अफेक्ट तो हूं पर उतना ज्यादा ना हो जाऊं बच्चों। तो हम सिंगल केवल माइक्रो पे कैसे फोकस कर सकते हैं? मैक्रो भी तो लेके चलना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट, डिस्ट्रीब्यूशन वेज, सबका ध्यान रखना पड़ता है। और ये सारे कंपोनेंट किसके हैं बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो केवल माइक्रो पे फोकस करने से थोड़ी बात बनेगी दोस्त, मैक्रो भी तो लेके चलना पड़ेगा। अ बिजनेस मैनेजर मस्ट बी एक्विंटेड with these and other macroeconomic variable present as well as future which may influence his or business environment। अब जो भी पॉलिसी मेरे व्यापार को प्रभावित करती है, अब वो चाहे माइक्रो नेचर की है चाहे मैक्रो नेचर की है, हर चीज का नॉलेज मुझे लेकर के भैया चलना पड़ेगा। अब आइए आर्ट को समझते हैं। आर्ट समझना बड़ा आसान है बच्चों। इकोनॉमिक्स जो है बच्चों ये ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है। हर ह्यूमन अपने आप में एक आर्टिस्ट होता है भैया। तो इको तो वैसे भी आर्ट हो गया। जैसे देखो, हम जब छोटे थे तो हमारे ड्राइंग की शुरुआत बच्चों इस वाले घर से हुई है। यस और नो? मैंने भी अपनी जिंदगी में सबसे पहले यही ड्राइंग बनाई थी। तुमने भी इसे जरूर जीवन में एक बार जरूर बनाया होगा। अब देखो, ये किसी इंसान ने बनाया। कोई भी ऐसी चीज जो क्रिएटिविटी पे बेस्ड हो वो आर्ट है। तो इकोनॉमिक्स तो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहा है और हर ह्यूमन अपने आप में आर्टिस्ट है। तुम भी आर्टिस्ट हो, तुम्हारे में भी कुछ गुण है। टीचर भी एक आर्टिस्ट है, उसके पास अपना पढ़ाने का तरीका है। अब देखो, जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ी। तुमने देखा इसके ऊपर ना ऐसे करके ईंट लगा देते हैं, तुम्हारा दिमाग और खुला। तुमने कहा यहाँ एक खिड़की बना देते हैं, तुम्हारा दिमाग और खुला। तुमने यहाँ पर दरवाजा बनाया, तुमने इसमें गोल बना दिया। तुमने यहां से रास्ता निकाला, तुमने ऐसे ऐसे करके चिड़िया उड़ाई। हम तो यही चिड़िया उड़ाते थे, तुम्हारा पता नहीं। तुमने नीचे ऐसे पानी बनाया, ठीक है, और भी दुनिया भर की चीजें बनाई। तुमने इधर साइड में पेड़ बना दिया और तुमने इस घर को एक सीनरी में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये एक दिन में हुआ? क्या बच्चों ये महानता तुम्हारे अंदर एक दिन में आई? नहीं भाई, समय लगा। तो अब देखो, एक नया मैनेजर आया है और एक ऐसा मैनेजर जो 10 साल से काम कर रहा है। दोनों में फर्क आएगा कि नहीं? दोनों सेम पढ़ाई करके आए हैं लेकिन दोनों के आर्ट में फर्क आएगा, क्योंकि किसी को 10 साल हो गया है ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते और कोई अभी नया नया आया है।
तो दोनों के क्रिएटिविटी में डिफरेंस आएगा कि नहीं बच्चों? तो बताओ आर्ट का कमाल है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी तो आर्ट है। एक मैनेजर को आर्टिस्ट होना पड़ेगा तब तो वो लोगों से काम कराएगा। इस संसार में बच्चों सबसे डिफिकल्ट काम होता है लोगों से काम कराना। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता होगा, आप सोचते हो यार उसको बोलूंगा उतने देर में तो मैं खुद ही कर लूंगा। तो सबसे मुश्किल काम है लोगों से काम करवाना। दो काम सबसे मुश्किल होते हैं, एक लोगों की सोच बदलना और दूसरा लोगों से अपने मन का काम करवाना जो आप चाहते हैं। लेकिन मैनेजर को सोचो यही करना है, 1000 एम्प्लॉय उसके अंडर हैं, वो सब अपना अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं। अब वो ऐसा क्या करे कि वो सारे मैनेजर उसकी बात माने? तो बताओ आर्ट का कमाल आएगा कि नहीं? एक नेताजी भाषण देते हैं, कोई कन्विंस नहीं होता। दूसरे नेताजी भाषण देते हैं, लोग कलेजा निकाल के रख देते हैं, अरे भैया हमारे नेताजी। क्या है बच्चों? आर्ट ही तो है। दोनों नेता बेवकूफी तो बना रहे हैं, पर लोग एक की बात मान गए, दूसरे की नहीं। दूसरा बढ़िया आर्टिस्ट है। समझ आई बात? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग आर्ट। अब देखो, इसे समझना बड़ा आसान है, पर इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो, तुम अगर गवर्नमेंट से कंपटीशन करोगे तो कभी जीतोगे? कभी नहीं जीतोगे। अरे भाई, गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर के लिए है, इसको तो नुकसान होगा तो भी काम करेगी। तुम सोशल वेलफेयर करने थोड़ी आए हो, तुम तो यार आए हो प्रॉफिट कमाने। तो तुमको कंपटीशन करना चाहिए दूसरे प्राइवेट फर्म से, ना कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। कभी जीत ही नहीं पाओगे। सरकार तो कहेगी हमें नुकसान है तब भी काम करेंगे। रेलवे जब से बनी है तब से लॉस में है, अब तुम रेलवे से कंपटीशन कर लोगे? डीटीसी दिल्ली में जो बस चलती है जब से बनी है लॉस में ही जा रही है, तो क्या बंद हो गई? अरे गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर के लिए होती है। तुम प्राइवेट इंडिविजुअल हो जो बिजनेस कर रहे हो, तुम लगे गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन करने। अरे कभी नहीं जीतोगे भाई। तुमको कंपटीशन किससे करना है? दूसरे प्राइवेट इंटरप्राइजेस से। गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन नहीं करना है। गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर पे भी काम करेगी, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट के लिए काम करती है, लेकिन उनका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं होता है। पर तुम्हारा तो मेन मकसद प्रॉफिट है ना, तो गवर्नमेंट से क्यों कंपटीशन कर रहे हो? समझ आ गई बात? इसीलिए हम यहां पर प्राइवेट इंटरप्राइजेस के साथ बच्चों कंपटीशन करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। इट यूजेस द थ्योरी ऑफ फर्म एंड रिसोर्स अलोकेशन इन बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी। गवर्नमेंट इंटरप्राइज इकोनॉमी में मत चले जाना, कभी नहीं जीतोगे। ऐसे तो हमेशा ही लॉस में चले जाओगे तुम। और ये तो हम तब से चीख चीख के पढ़ रहे हैं कि सर प्रैग्मेटिक का मतलब होता है बच्चों प्रैक्टिकल, और पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने का अप्रोच ही क्या है बच्चों? प्रैक्टिकल। तो पढ़ तो थ्योरी ही रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन पढ़ने का अप्रोच क्या रखना है? अप्रोच प्रैक्टिकल रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, क्यू मॉड्यूल के हर शब्द का पढ़ना जरूरी है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आ गया कि नहीं? अब मान लो यही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड उठा के तुम्हारे एमसीक्यू में आ जाए तो क्या करोगे? पता ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनरी, which exist in thought but not in reality। समझ आ रही है बात? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हाइपोथेटिकल है, ख्यालों में बसी हुई इकोनॉमिक्स है, रियलिटी की तो नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो एब्स्ट्रैक्ट हुआ, पर जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स है। देखो क्या लिखता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल एनालिसिस इकोनॉमिक फेनोमेना अंडर अनरियलिस्टिक असम्पशन। इकोनॉमिक्स में अलग अलग आप असम्पशन ले लेते हैं। प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अरे यार, हर 10 मिनट पे प्राइस बदल रहा है, और पहली असम्पशन ले ली प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये एक अनरियलिस्टिक असम्पशन है कि नहीं? लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट को हम ये अनरियलिस्टिक असम्पशन भी लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये अनरियलिस्टिक असम्पशन लेके प्रॉब्लम सॉल्व होगी थोड़ी ना होगी। इसीलिए बच्चों हमें लेना पड़ता है प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि रियल लाइफ की प्रॉब्लम तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी। इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक
in its approach as it tackle practical problem which the firm face in the real world. इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, देखो हर सब्जेक्ट बच्चों अपने आप में डिसिप्लिन होता है। जैसे इकोनॉमिक्स अपने आप में एक डिसिप्लिन हुआ, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मैथ्स का भी इस्तेमाल करता है, साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है, फिलॉसफी का भी इस्तेमाल करता है, और भी अलग अलग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी हुआ कि नहीं, क्योंकि यहां पर हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। देखो लिखा इनकॉर्पोरेट टूल फ्रॉम मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस। देखो कितने सारे अलग अलग डिसिप्लिन का इस्तेमाल कर रहा है। तो सिंगल डिसिप्लिन थोड़ी हुआ, इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, क्योंकि बहुत सारे अलग टूल्स का भी ये क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अब आइए, क्योंकि बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, तो ये कैसा साइंस है? तो देखिए साइंस होते हैं दो कैटेगरी, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो हम इस पे बाद में आएंगे बच्चों, पहले हम जरा डिफरेंस समझते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के बीच का डिफरेंस, फिर तो ये थ्योरी हिंदी की कहानी हो जाएगी बच्चों। ये रहा बच्चों पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो नॉर्मेटिव का मतलब है कि क्या किया जा सकता है, यानी प्रॉब्लम आ गई, पॉजिटिव स्टेटमेंट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अब पहले तो यहां पर एक मैनेजर क्या करेगा, जैसे मान लो जैसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं अलग अलग कंपनीज में, दे आर फाइनेंस मैनेजर और दे आर फाइनेंस एक्सपर्ट्स, जिनको फाइनेंस की बहुत जबरदस्त नॉलेज है, प्राइसिंग की बहुत जबरदस्त नॉलेज है, कॉस्ट कटिंग की बहुत जबरदस्त नॉलेज है। अब आपको किसी कंपनी ने हायर किया, आपसे बोला गया कि सीए साहब देखिए क्या हो रहा है कि ऑडिट होने वाली है और हमें डर लग रहा है कि हमारे कुछ वाउचर जो है वो मिसमैच है। तो तुम जवाब देते हो, तो जब मिसमैच है तो भैया पकड़े जाओगे, जाओ जेल, मैं क्या कर सकता हूं, ये तुम्हारा जवाब है। अरे भाई तुमको लाखों की सैलरी इसलिए दी जा रही है कि तुम्हारा बॉस तुम्हारे पास प्रॉब्लम लेके आया कि ऑडिट में प्रॉब्लम है, कुछ करो कि हम पकड़े ना जाए, तुम कह रहे हो देख लो अपना, तुमने गलती की है तो भुगतो। क्या इसके लिए तुमको लाखों की सैलरी दी जा रही है? अरे भाई वो आया है तुमसे समाधान मांगने, पकड़ा जाएंगे, गलती है ये तो उसको भी पता है, वो तुम्हारे पास क्यों आया? क्योंकि तुम मैनेजर साहब हो, तुम इसका सॉल्यूशन दोगे। तो जब रियल लाइफ में भी बिजनेस की प्रॉब्लम को फेस किया जाएगा, तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो पॉजिटिव नेचर की होंगी, क्योंकि प्रॉब्लम है जो है वही पॉजिटिव है। लेकिन उस प्रॉब्लम को हम डील कैसे करें ताकि हम एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन पे पहुंचे, यानी क्या है, इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्या किया जा सकता है इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो एज अ बिजनेस मैनेजर बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम दोगे या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे? आप कहोगे सर प्रॉब्लम तो पहले से है, हमें तो रखा है सॉल्यूशन देने के लिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किस नेचर की होती है बच्चों? नॉर्मेटिव नेचर की होती है। लेकिन बिना पॉजिटिव के नॉर्मेटिव पॉसिबल है? तो नॉर्मेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, बट फिर कंक्लूजन क्या निकला? मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। ज्यादा इंक्लाइनेशन किधर होता है बच्चों? नॉर्मेटिव। आइए पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बीच का डिफरेंस देखते हैं। डेफिनेशन क्या है बच्चों? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एनालाइज एंड एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक फेनोमेना बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट। इसमें कोई हम अपनी तरफ से एडिशन नहीं करते हैं, जो डेटा पे और फैक्ट पे बेस्ड है वही हम लेकर के आते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव क्या है? ये अपने जजमेंट, अपने ओपिनियंस देता है। नेचर क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। और नॉर्मेटिव किस नेचर का होता है? प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का। इसको सबसे बढ़िया हम ना डॉक्टर साहब की मदद से समझते हैं। जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम क्या करते हो? डिस्क्राइब करते हो कि जी कमर में दर्द है, बहुत गैस बन रही है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम बताते हो। तो तुमने अपनी प्रॉब्लम को क्या किया है? डिस्क्राइब। तभी तो डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि नहीं? तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब। तो आपने प्रॉब्लम बताया, व्हाट इज, क्या है, डॉक्टर साहब ने अपना ओपिनियन दिया, अपना वैल्यूएबल जजमेंट दिया,
उन्होंने बताया कि हाँ जो ये पर्चे में मैंने लिखा है ये करोगे तो ठीक हो जाओगे। आ रही है बात समझ में? तो डॉक्टर साहब ने क्या दिया? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्टिव, दैट इज व्हाट ऑट टू बी। पर्पस क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कॉज एंड इफेक्ट बताती है। नॉर्मेटिव क्या बोलती है? इवेल्युएट्स इकोनॉमिक इवेंट, मोरल एथिकल स्टैंड पॉइंट बताती है कि क्या क्या इसमें और भी हम चेंजेस कर सकते हैं। टेस्ट करना हो तो यहां पर साइंटिफिक मेथड के द्वारा टेस्ट हो जाता है, और यहां पर सही और गलत का ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल दे दिए, रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट, इधर टैक्सेशन इन्वायरमेंट, ये सब आपके लिए हो गया एग्जाम्पल। लेकिन मैं तुमको एक तरीका बता देता हूं, जैसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन में तुम देखना ऐसे शब्द, चाहे तो तुम इसे अप्लाई करके देख लेना, डिटरमाइन, वुड, शुड, ऑट, मे। डिटरमाइन, वुड, शुड, ऑट, मे, तो समझ जाना वो स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव में आप ऐसा स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते हैं। डिटरमाइन वर्ड लग जाना, वुड लग जाना, शुड लग जाना, ऑट लग जाना, मे लग जाना, ये एक इंडिकेशन होता है कि आप व्हाट ऑट टू बी की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा ही होगा, पर ये मैक्सिमम टाइम काम करेगा। आप मॉड्यूल के जब क्वेश्चन करके देखोगे तो जितने भी ऑप्शन में आपको डिटरमाइन, वुड, शुड, ऑट में दिखेगा, आप देखना वही आपका आंसर है। तो ये आप एक तरीका अपना सकते हैं। हाँ, तब कंफ्यूजन हो सकती है कि दो स्टेटमेंट में शुड लगा दे, वुड, उट लगा दे, तब तो हम ये पूरा थ्योरी लगा के देखेंगे फिर कौन सा सही है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है और उसी में शुड दिख रहा है, भाई वही आंसर है। फिर क्वेश्चन का जब तीसरा लेक्चर आएगा तो क्वेश्चन में मैं आपको रियलाइज करा दूंगा। अब आइए इसकी वापस से हम थ्योरी पढ़ के देखते हैं। पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस तो आप समझ ही गए हैं। ये लीजिए, A positive or pure science analyzes cause and effect relationship between variable in an objective। इसको क्या पढ़ूं मैं बच्चों? ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। देखो, what is, ought to be, prescriptive, descriptive, valuable judgment, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और मॉड्यूल में भी एग्जैक्टली वही लिखा है जो मैंने अभी आपको डिफरेंस टेबल में बताया। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली क्या होता है? नॉर्मेटिव। लेकिन वर्ड का यूज किया बच्चों, जनरली नॉर्मेटिव होता है, पर बिना पॉजिटिव स्टेटमेंट के नॉर्मेटिव पॉसिबल थोड़ी है। समझ आ रही है बात? हाँ, मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। ये ज्यादा किस पे रिलाई करता है? नॉर्मेटिव। इट सजेस्ट एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हाउएवर इफ द फर्म आर एस्टैब्लिश्ड वैलिड डिसीजन रूल, दे मस्ट थॉरली अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट। और उस एनवायरनमेंट को, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो दिस रिक्वायर्स स्टडी ऑफ पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थ्योरी। तो पॉजिटिव से आपको चीजें समझ आती हैं, पॉजिटिव से आप प्रॉब्लम ट्रेस कर पाते हो। अगर तुमको सही प्रॉब्लम ना पता चले तो कभी सॉल्यूशन आएगा? जब तक डॉक्टर को आपकी सही बीमारी का पता ना चले, आपका सही इलाज भी नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चों, पहले पॉजिटिव फिर नॉर्मेटिव। एक बार पॉजिटिव स्टेटमेंट पता चल जाए, उसके बाद हम जी जान लगा के नॉर्मेटिव पे काम करके अपने बिजनेस को ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा टॉपिक था बच्चों बिजनेस इको का। अब उसके बाद देखिए, दो इश्यूज हमें समझने होते हैं बिजनेस के। एक होता है इंटरनल इशू, दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है एक्सटर्नल इशू जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके, और हम माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस समझ चुके हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली माइक्रो पे बेस्ड है, और थोड़े बहुत टूल्स ये मैक्रो के भी कैरी करता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनल इन नेचर, जो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोज इश्यूज दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दीज इश्यूज आर इंटरनल इन नेचर। इश्यूज आर रिलेटेड चॉइस, बिजनेस, साइन, प्रोजेक्ट, मतलब जो भी मेरे बिजनेस में अंदर का मामला है भाई, जिसे मैं ठीक कर सकता हूं। पर वही अगर मैं बच्चों, यहां देखिए, ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक इशू में क्या क्या आते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, इनको बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 8 चीजों को आप ध्यान में रखना,
ये बहुत सवाल इससे नहीं आते हैं, बट फिर भी अपन कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये 8 इश्यूज को आपको एक बार पढ़ के अपने दिमाग में लेकर के चलना है। फिर बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक इशू में आ गया बच्चों, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, सोशल, एक्सटर्नल फैक्टर सारे किस में आ जाते हैं बच्चों, मैक्रो में। तो ये भी बस आपको अपना दिमाग में लेके चलना है, बहुत समय इस पे खराब नहीं करना है। और लास्ट में बच्चों ये इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक डिफरेंस टेबल है, ये मैंने आपके मॉड्यूल से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, थोड़ा रंग बिरंगा करके, ठीक है। लेकिन इसे भी एक बार गो थ्रू अपन जरूर कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जितनी भी चीजें आपने पहले पढ़ी ये उन्हीं का निष्कर्ष, उन्हीं का कंक्लूजन है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग ऑफ सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये तो थ्योरेटिकली बता देता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इससे सॉल्व होगा। फिर आइए, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक, पर इसका मेन फोकस किस पे होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। ये इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटी सबको लेकर के चलता है, मतलब पूरी इकोनॉमी को भी लेके चलेगा। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, पर हम तो सिर्फ जब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट आ गया ना, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी। ये पूरी इकोनॉमी को लेके नहीं चलेगा, अपने बिजनेस को लेके चलेगा। ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव भी हो सकता है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादा क्या होता है बच्चों, नॉर्मेटिव। इसका वाइडर स्कोप है, इसका नैरो स्कोप है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स बस इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ये अप्लाइड ब्रांच, इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऑल द थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड इट इज कंसर्न विद प्रॉफिट थ्योरी इग्नोरिंग अदर थ्योरी। इसका एक ही मकसद है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाऊं। इट इंक्लूड एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज, मतलब ये मैक्रो लेवल इश्यूज को भी सॉल्व करता है, पर ये केवल किस पे फोकस्ड रहता है, माइक्रो इश्यूज पे, ठीक है। इट कनेक्ट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, और ये इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक दोनों ही चीजों को लेके चलता है बच्चों, क्योंकि अपना मकसद अल्टीमेटली क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ये अजम्पशन पे बेस्ड है, और वो अजम्पशन यहाँ पे इनवैलिड हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को सोच करके चलते हैं, तो हम उन अजम्पशंस का ज्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो प्रैक्टिकल नेचर की है। तो ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था बच्चों, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सबसे फर्स्ट यूनिट था, यानी इंट्रोडक्शन टू इको, आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी आपके सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम इसका यूनिट 2 करेंगे। आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।